Chalu? Okay. Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 9 हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, ये उसका पार्ट 4 है, ठीक है. अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन विचेस एंड टू प्रिविलेजेस, ठीक है. आज का हमारा टॉपिक है, हम लोग इसको कवर करेंगे. इसके प्रीवियस वाले जिसने भी तीनों पार्ट नहीं देखे हैं स्टूडेंट्स वो देख लेना, वरना कहानी समझ में नहीं आएगी, चैप्टर समझ में नहीं आएगा. लास्ट टाइम थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं. हम लोगों ने देखा था सब्सटेंसेस क्राइसिस की सिचुएशन वहां पर क्रिएट हो चुकी थी फ्रांस में, ठीक है. और अकाल पड़ गया था, अकाल इन द सेंस वहां पे फूड क्राइसिस हो गए थे बहुत बुरी तरीके से, लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा था. और इधर लुई 16 जो थे उन्होंने क्या करा, टैक्स जो है बढ़ाने का प्लान कर लिया. नाउ व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होता है इसके बाद में उसको देखते हैं. तो ये टॉपिक है हमारा आज, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास, ठीक है, इनविचेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस. इसका मतलब समझते हैं पहले स्टूडेंट्स, ताकि कहानी को समझने में अच्छे से आपको इजीली. एक मिनट यार, चलो. तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा. प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रिविलेजेस का मतलब होता है कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, जो क्या कर रहा है, कुछ विशेष अधिकारों का मतलब एंजॉय कर रहा है, ठीक है. जो लाभ उसको मिल रहे हैं शुरू से, वो फिर उसके बच्चे, इस तरीके से वो एंजॉय कर रहा है कुछ विशेष अधिकारों को, उसको बुलाया था प्रिविलेजेस. नाउ सिचुएशन क्या आ गई थी, अब एन एंड टू प्रिविलेजेस. ये जो प्रिविलेजेस ये लोग एंजॉय कर रहे थे, कौन थे ये लोग? ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे, ठीक है. नोबिलिटी और क्लर्जी लोग थे जो इस प्रिविलेज को शुरू से ही एंजॉय कर रहे थे. अब समय आ गया था कि इसको खत्म करना है, और ये खत्म कौन करेगा स्टूडेंट्स? ये फ्रांस की जनता ही खत्म करेगी, ठीक है. देखो, जब सिचुएशन स्टूडेंट्स सही नहीं होती है ना, तो लोगों को ठोस कदम उठाने ही पड़ते हैं, जैसा कि फ्रांस में हमें देखने को मिलेगा. अब यहां पर एक चीज आती है, ग्रोइंग मिडिल क्लास. सवाल है कि ग्रोइंग मिडिल क्लास है कौन? हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे वो प्रॉस्परस लोग थे, पैसा था उनके पास में, और बाय बर्थ जो है वो प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहे थे. थर्ड स्टेट हम लोगों ने देखा था जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी, ठीक है, और जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी, उन्हीं लोगों में से ये मिडिल क्लास इमर्ज होकर आएगी, ठीक है. तो थर्ड स्टेट के लोग हैं जो जनसंख्या में बहुत हैं, उनमें से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रॉस्परस होकर आएंगे और वो ही एक नया चेंज लाने की शुरुआत करेंगे, ठीक है. तो समझते हैं कहानी को, कुछ इसमें हाँ कीवर्ड्स हैं उनको पॉइंट आउट करते हैं, उसके बाद कहानी शुरू करते हैं आपकी, ठीक है. सोशल, हाँ, यहां से लेकर यहां तक 18th सेंचुरी विटनेस समझो अंडर मिडिल क्लास, ठीक है, एंड वेल थ्रू टेक्सटाइल. चलो, तो स्टूडेंट देखो, हम लोगों ने क्या देखा, इन द पास्ट peasants and workers had participated in the revolt against increasing tax and food scarcity. हम लोग बात कर चुके थे अभी कि वहां पर फ्रांस में क्या हुआ था, फूड स्कार्सिटी, यानी कि खाने की कमी आ गई थी, और वहां पर क्या होता, टैक्स को जो है बढ़ाने का प्लान कर रहे थे कौन? लुई 16. अब क्या होता है, लोग आंदोलन करना चाह रहे थे, क्लियर. लोगों ने सोचा कि अगर ये इस तरीके से टैक्स बढ़ा देंगे, और हमारी आमदनी तो उतनी ही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो जो एक लोअर स्टेट था, जो थर्ड स्टेट का लोअर स्टेट था, जो लेस प्रॉस्परस लोग थे, जिनके पास में मिनिमम पैसे भी नहीं हुआ करते थे अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, उनके ऊपर काफी समस्या आ गई थी, ठीक है. तो अब होता क्या है, पास्ट में क्या होता है, पीजेंट्स वर्कर जो है पार्टिसिपेट करते हैं, रिवॉल्ट्स करते हैं अगेंस्ट किसके खिलाफ? जो टैक्स बढ़ रहा था, फूड स्कार्सिटी, उसके खिलाफ. बट दे लैक्ड द मींस प्रोग्राम्स टू कैरी द फुलफिल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द सोसाइटी. एक मिनट, हेलो, शशांक तिवारी बोल रहा हूं सर, बताइए. सर अगर मैं आपको आधे घंटे में एक वीडियो शूट कर रहा था, आधे घंटे बाद आप मुझे कॉल करेंगे, है ना? यू कैन कॉल मी आफ्टर 30 मिनट्स, ठीक है सर, ओके फाइन. चलो, कहां थे स्टूडेंट्स हम लोग? तो पीजेंट्स और वर्कर जो है पार्टिसिपेट करते हैं रिवॉल्ट्स में, लेकिन उनके पास में इतने साधन नहीं होते कि उनका जो रिवॉल्यूशन था वो एक नया चेंज लेके आ जाए, ठीक है. इतने संसाधन नहीं थे उनके पास में कि उनके प्रोटेस्ट से कुछ ज्यादा कुछ फर्क पड़े, ठीक है. नाउ यहाँ पे मतलब सोशल एंड इकोनॉमिक तौर पे अगर देखा जाए तो किसी प्रकार के कोई चेंजेस वहां पर न के बराबर ही लग रहे थे. यानी कि आप आंदोलन कर रहे हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक प्रोटेस्ट आपका सीमा तक है, उससे कोई कुछ खास फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है. आगे क्या होता है, दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्परस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज. देखो, मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट से और हर बार जो भी व्यक्ति मुझसे मिलता है, मैं आपको एक बार बताऊं, मोस्ट ऑफ द पीपल नोज द पावर ऑफ एजुकेशन. बट ये याद रखना स्टूडेंट्स, ज्यादातर लोगों को पता है कि एजुकेशन की पावर क्या है.
अगर जिसको नहीं पता है ना, वो एक बार आप फिजिक्स वाला के बारे में जरूर देखो, ठीक है। लिटरली वो बहुत इंस्पिरेशनल टीचर है, ठीक है, अलग पांडे सर। जब भी आप देखो आपको हेलो है सर, ठीक है। तो काफी इंस्पिरेशनल टीचर है वो, ठीक है। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि एजुकेशन की पावर क्या है। तो अब यहां पर क्या सीन क्रिएट होता है, देखो, दिस वॉज लेफ्ट टू दोस्त विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्परस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज। थर्ड स्टेट के लोग क्या होते हैं स्टूडेंट, इस टाइम पीरियड में प्रॉस्परस होते हैं, यानी कि उनके पास में पैसा आता है। पहली चीज, कौन प्रॉस्परस होते हैं? थर्ड स्टेट के जो लोग होते हैं उनमें से कुछ लोग व्यापार करके, ठीक है, ट्रेड करके उनके पास में पैसा आता है। और पैसा आता है तो सीधी बात है वो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे तो उनको सोचने समझने का, तर्क करने का एक नया नजरिया मिलेगा, और ये जो नजरिया मिलता है स्टूडेंट्स, उससे चेंजेस आने शुरू होते हैं। अगर आप अनपढ़ रहोगे तो आप चीजों को सही तरीके से नहीं समझ पाओगे। तर्क करना आना चाहिए आपको। जैसे मैं डेमोक्रेटिक वाला चैप्टर भी पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, तो डेमोक्रेसी सबको पता है क्या होता है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो जहां पर रूलर्स को इलेक्टेड करने की बात आती है, तो अगर कोई व्यक्ति आपके पास में, अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है वैसे भी, ठीक है, पार्षद वगैरह के चुनाव होने वाले, अगर आपके पास में कोई नेता आता है कि आप हमें वोट देना, तो आप तर्क करना सीखें कि हम आपको वोट किस बिहाफ पे दें, आपने ऐसा क्या किया। और अगर आप कमिटमेंट करते हैं कि आप ये काम करवाएंगे, तो उसको रिटर्न में दे। हमें कैसे मालूम चलेगा? आप आज आ गए, पता नहीं अब दोबारा आपसे मुलाकात कब होगी, सिर्फ बैनरों में आपकी शक्ल देखने को मिलती है। क्लियर है? तो अगर आप कमिटमेंट करते हैं, उस चीज को रिटर्न में देते हैं, तो हाँ, एक समाज में आती बात। और मान लो अगर आपने वादा करने के बाद ये काम पूरा नहीं किया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे पास बस ये मौका रहता है कि 5 साल बाद हम दोबारा आपको वोट नहीं देंगे। तो ये नजरिया कब आया? जब आपने पढ़ाई लिखाई करी आपकी। तो अब यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेट के जो लोग होते हैं बेसिकली, ठीक है, किसी व्यक्तिगत पॉलिटिकल ग्रुप के लिए ये चीजें नहीं है, बस मैं बता रहा हूं तर्क करने वाली बातें। मैं आपको बता रहा हूं पावर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का क्या महत्व है स्टूडेंट्स। तो यहां पर क्या होता है, थर्ड स्टेट के जो लोग होते हैं वो पावर में आते हैं। पावर इन द सेंस पैसा आता है उनके पास में। पैसा कहां से आता है वो भी अभी हमें देखने को मिलेगा। और जब पैसा आता है तो वो अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं। जब शिक्षित करते हैं, नए नए फिलोसोफर्स की वो चीजें सुनते हैं, पढ़ते हैं, और एक नया नजरिया उनको देखने को मिलता है चीजों को। क्या होता है वो देखते हैं। द 18th सेंचुरी विटनेस द इमरजेंस ऑफ द सोशल ग्रुप टर्म्ड एज अ मिडिल क्लास। तो 18th सेंचुरी में एक थर्ड स्टेट में से एक मिडिल क्लास इमर्ज होकर सामने आती, हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड। वो क्या करती? थर्ड स्टेट के जिन प्रॉस्परस लोगों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उनके पास में पैसा कहां से आता है स्टूडेंट्स? तो ओवरसीज ट्रेड, यानी कि समुद्र के माध्यम से वो लोग व्यापार करते हैं, ठीक है। और इसी टाइम पीरियड में देखो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी स्टूडेंट्स, व्यापार करना आना जाना, बहुत सी कंपनियां भारत में भी व्यापार करने के टाइम पे आई थी। इसी टाइम पीरियड के बारे में बात चल रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ओवरसीज ट्रेड होता है, फॉर्म द मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं गुड्स को, ठीक है, सच एज वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल। तो ये भी याद रखना, वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल जो होता है उसका प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। दैट वर ईदर एक्सपोर्टेड और ब्रॉड बाय द रिचर मेंबर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के जो अमीर लोग होते हैं उनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, या फिर जो बाहरी देश हैं वहां जाके वो ट्रेड करते हैं। तो सीधी बात, पैसा आता है तो वो अमीर बनेंगे तो अपने बच्चों को शिक्षा देंगे। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एंड थर्ड स्टेट इंक्लूड द प्रोफेशनल लॉयर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि थर्ड स्टेट के ऐसे प्रॉस्परस लोग कौन कौन थे? तो आप याद रखना स्टूडेंट्स, मर्चेंट थे, कुछ व्यापारी थे उसमें, ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स थे, ठीक है, एंड प्रोफेशनल थे, एंड लॉयर्स थे। तो ये कुछ ऐसे ग्रुप्स उभर के सामने आए जो कि थोड़े से पावर हो, जिनके पास थोड़ी सी पावर आई। पावर किस सेंस में स्टूडेंट्स? उनके पास में पैसा आया, ठीक है। अब पैसा आया तो स्टूडेंट्स को किस सेंस में यूज करते हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। चलो अब यहां पर एक मिनट यार, लॉयर्स हो गया है यहाँ पे, लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, यानी कि इन लोगों के पास में पावर आई, पावर यानी कि पैसा आया। नाउ ऑल ऑफ दिस वर एजुकेटेड एंड बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। देखो आगे बात करते हैं, ये बहुत लीजेंड है स्टूडेंट्स, ये मान के चलना आप, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस वर एजुकेटेड, ये सारे लोग क्या होते हैं? एजुकेटेड होते हैं एंड बिलीव करते हैं दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। जब इन लोगों के पास में पैसा आता है, बच्चों को शिक्षित करते हैं, उनका एक नजरिया चेंज होता है। उनका क्या मानना होता है कि सोसाइटी में रहने वाले किसी भी ग्रुप को बाय बर्थ किसी भी प्रकार के प्रिविलेजेस का एंजॉयमेंट करना नहीं करना चाहिए अल्टीमेटली, ठीक है। तो दे बिलीव्ड दैट नो ग्रुप सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को प्रिविलेजेस का एंजॉय नहीं करना है, किसी प्रकार के उसको लाभ नहीं मिलेंगे अगर बाय बर्थ। देखो सिंपल शब्दों में कहा जाए स्टूडेंट्स, तो टैलेंट है तो चीजें आपको
चीज़ें आपको मिलेंगी, और अगर टैलेंट नहीं है तो आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। रेदर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। ठीक है, क्या कहना है कि किसी भी व्यक्ति को, जो ये एजुकेटेड लोग थे, ये क्या मानते थे, बाय बर्थ किसी को भी प्रिविलेजेस एंजॉय नहीं करना है, क्योंकि और अगर करना है तो किसको करना है, ये जो बेसिकली सिस्टम है प्रिविलेज वाला, ये किस पे डिपेंड होना चाहिए, मेरिट सिस्टम पे। ठीक है, जैसे आप लोगों ने अभी रिसेंटली KGF 2 रॉकी भाई की मूवी देखी होगी। स्टार्टिंग का सीन क्या होता है उसमें, वो जाके वो कुर्सी पे बैठ जाता है, हाँ मेरे पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा उसका, ठीक है, ये समझ सकते हो। तो वो स्टार्टिंग का सीन क्या होता है, वो चेयर पे जाके बैठ जाता है, फिर वो क्या बोलता है कि इसका बाद उसका भाई आएगा, उसका बाद उसके भाई, नेपोटिज्म वाली बात हो रही है क्या, ठीक है, मेरिट से आया हूं मैं, यानी कि उसके पास में टैलेंट था इसलिए वो सीट पे बैठा। तो बस ये जो सोशल ग्रुप था जो इमर्ज होके आया, इनका क्या मानना था, बाय बर्थ कोई भी प्रिविलेजेस को एंजॉय नहीं करेगा, मेरिट सिस्टम होना चाहिए, जिसके पास में टैलेंट है, जिसके पास में नॉलेज है, जो काबिलियत रखता है, उसको रूल करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, नाउ दीज आइडिया इन्विजिंग ए सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, ठीक है, वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर सच एज जॉन लॉक एंड जीन जैक रूसो। चलो, क्या मतलब है इसका, ये जो आइडिया थे बेसिकली, ये सोसाइटी में क्या थे, फ्रीडम एंड इक्वल लॉस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, इन सब का मानना था। जब पढ़ लिख गए तो थोड़ा सोचने का नजरिया चेंज हुआ इनका। इनका क्या मानना था कि इक्वल लॉज होने चाहिए, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, हर किसी के पास में इतने अधिकार होना चाहिए, इतना मतलब अगर आप टैलेंटेड हो तो आपको डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए। अगर मान लो आप 10 में से 9 नंबर लेके आ रहे हैं, एक 10 में से 2 नंबर लेके आ रहा है, लेकिन बाय बर्थ वो राजा महाराजा वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसको आगे नहीं देना चाहिए। इनका मानना ये था, जो कि सही भी था। क्लियर है? तो इक्वल लॉस, अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, इनके बारे में ये लोग बात करते थे। इसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले किसने करा था स्टूडेंट, सबसे ज्यादा रोल प्ले करा था फिलोसोफर्स ने। ठीक है, ये याद रखना, फिलोसोफर्स। पहले समझ लेते हैं फिलोसोफर्स क्या होता है। देखो, सोसाइटी को, चीजों को एक अलग नजरिए से देखने वाला व्यक्ति कहलाता है फिलोसोफर। ठीक है, सिंपल शब्दों में कहा जाए अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो सोसाइटी को और चीजों को एक अलग नजरिए से दिखने वाला व्यक्ति कहलाता है फिलोसोफर। यानी कि आप भी फिलोसोफर हो सकते हैं, मैं भी फिलोसोफर हो सकता हूं, कोई और व्यक्ति भी फिलोसोफर हो सकता है। अगर वो चीजों को तर्क करके समझ रहा है, तर्क करके लोगों को बता रहा है, तो वो भी फिलोसोफर है। और उसके आइडियाज जब सोसाइटी में फैले तो एक नया रिवॉल्यूशन आया। कैसे, वो देखते हैं। तो सोचिए, जॉन लॉक एंड जीन जैक रूसो, ये कुछ फेमस नाम है स्टूडेंट्स, याद रखना। ठीक है, ये सब यूरोपियन फिलोसोफर है स्टूडेंट्स, याद रखना। ठीक है, जॉन लॉक एंड जीन जैक रूसो। तो अब क्या था, तो जॉन लॉक एंड जीन जैक रूसो, हाँ, इन इज 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जॉन लॉक की एक बुक थी जिसका नाम क्या था, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब लॉक ने उसमें क्या बोला, लॉक सॉर्ट रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। देखो क्या मतलब है, जो जॉन लॉक की बुक थी जिसका नाम क्या था, द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, सॉरी। एक एक नंबर में छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो फिलोसोफर से उनकी बुक का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है। तो जॉन लॉक की बुक का नाम क्या था, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने उसमें, उस बुक में उन्होंने क्या बताया था, ब्रीफ में समझते हैं। उस बुक के अंदर उन्होंने बताया कि राजा है, मोनार्की है, नो डाउट, लेकिन अगर आप ये मान लेते हैं कि वो मोनार्की राजा है, उसके बाद उसका राजा बने, उसका जो बेटा है वो राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, ये गलत है। राजा है, काबिलियत थी, अच्छी बात है, लेकिन मान लो राजा का बेटा जो है वो किसी कारणवश काबिलियत नहीं रखता है राजगद्दी पे बैठने की, तो ये किसने कह दिया कि राजा वही बनेगा। और उसके विपरीत अगर कोई सोसाइटी में ऐसा व्यक्ति है जो पूरी काबिलियत रखता है राजा बनने की, उसके पास में इतनी क्वालिटी है, तो क्यों ना उसको बनाया जाए, जहां पर लोग सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं उस चीज का। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, ये जो डॉक्ट्रिन है, अगर आप लोग ये मान सकते हैं कि राजा को क्या है, भगवान ने बिठा दिया है और जो वो करेगा वो सही है, तो ये गलत है। क्यों? अल्टीमेटली राजा भी इंसान है, हम भी इंसान है, अगर कट लगेगा तो उसको ब्लड निकलेगा, हमें ब्लड निकलेगा। समझ में आई चीजें? तो जॉन लॉक ने तर्क देना शुरू करा। ठीक है, अपनी बात, अपनी जो बुक थी उनकी 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उसमें उन्होंने बताया कि डॉक्ट्रिन ये डिवाइन स्पिरिट नहीं है कि ईश्वर ने भेजा है इनको। ठीक है, एक समय था, रह गए राजा, अच्छी बात है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ रूसो ने क्या बताया, रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड। हाँ, ठीक है, प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। देखो यहां पर एक चीज और आगे, जॉन लॉक 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जीन जैक रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसमें क्या बताया उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, कि उन्होंने जॉन लॉक की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। किसने? जीन जैक रूसो ने। उन्होंने बोला था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, और राजा को कोई डिवाइन स्पिरिट नहीं, कोई पावर, स्पिरिचुअल पावर नहीं है कि भैया वो आके राजगद्दी पे बैठे। अब क्या हुआ, इन्होंने बोला कि थोड़ा सा आगे बात करते हैं, प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट सिस्टम में भी क्या, एक ऐसी गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए जो जिसको लोग चुने। अब देखो, हर व्यक्ति ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन में पहुंच जाएगा, डिसीजन मेकिंग में पहुंच जाएगा, लेकिन वो क्या कर सकता है, अपने बिहाफ पे एक लीडर को चुन सकता है। और वो जो लीडर को चुनेगा, वो जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, ठीक है, हमारे यहाँ की संसद जो है, अब वहां पर जितने मेंबर भी हैं, वो क्या है, इलेक्शन में हम लोग चुनते तो वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, ठीक है। यानी कि हमने उनको चुना, अब वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो यानी कि इन सब लोगों का डिसीजन माना जाएगा। क्लियर है? तो बस यहां पर क्या बात हो रही है, जीन जैक रूसो ने अपनी क्या बताया, एक प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। लोगों और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, यानी कि जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे और उनके बिहाफ पे गवर्नमेंट बनना चाहिए, ये उनका मानना था। किनका? जीन जैक रूसो को। नाउ अब इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, मॉन्टेस्क्यू प्रपोज अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब यहां पर क्या होता है, देखो, जो मॉन्टेस्क्यू है, बेसिकली मॉन्टेस्क्यू की बुक का नाम क्या है, द स्पिरिट ऑफ लॉज। उसमें उन्होंने क्या बताया, प्रपोज अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आज की डेट में हम लोग जैसा डेमोक्रेसी में देख रहे हैं कि जुडिशरी होती है, लेजिस्लेचर होता है, ठीक है, और कौन होता है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो यहां पर 3 पार्ट में देखो, पावर अगर अल्टीमेटली किसी एक के हाथ में भी दे दी जाएगी, चलो मोनार्की आपने हटा भी दी, किसी एक लीडर को ले आए, अगर मान लो वो लीडर फिर डिक्टेटर बन गया, तो जैसा कि हमने जर्मनी में देखा था, जब हम लोग नाजिज्म वाला चैप्टर अगर पढ़े, जब भी पढ़ेंगे उसमें पता जाएगा जो हिटलर है वो डिक्टेटरशिप करते हैं, तो पावर अगर किसी एक के हाथ में दे दी तो भी दिक्कत है। तो इसलिए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, बेसिकली लॉज वगैरह बनाना। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो परफॉर्म करते हैं उस लॉज को, और जुडिशरी उनके ऊपर बैठी है जो सब निर्णय लेने का काम करती है। तो पावर का क्या है ना, डाइल्यूट कर दिया गया, यानी कम कर दिया गया, पावर को सेपरेट कर दिया, अलग अलग बांट दिया गया। तो ये किसका मानना था, मॉन्टेस्क्यू का। मॉन्टेस्क्यू ने बताया कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की इस तरीके से होना चाहिए। अब क्या होता है, आगे देखते हैं। नाउ दिस मॉडल This model of government was put into the force of the USA after the 13 colonies declared the independence from Britain. अब देखो, यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जितने भी फिलोसोफर हैं, इन फिलोसोफर की जो बातें थी वो काफी तेजी से फैली, और फैलने के साथ साथ इनका इम्पैक्ट भी बहुत गहरा पड़ा। देखो, बातें करना, उस बातों को इंप्लीमेंट करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमने बताया आपको रास्ता, लेकिन अगर आपको रास्ता अच्छा लगा, आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो, ये बड़ी अचीवमेंट की बातें हैं। आज हम लोग इन लोगों को क्यों याद कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनकी बात कहीं ना कहीं हमें हिस्ट्री में से लेकर आज तक देखने को मिलती है। तो उसको देख लेते हैं आगे। गवर्नमेंट वॉज पुट इन द फोर्स ऑफ द यूएसए आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड द इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। देखो, मोस्ट ऑफ द कंट्री एक टाइम पीरियड में ब्रिटेन की कॉलोनीज थी। तो जब 13 कंट्री, इसमें यूएसए भी शामिल था, यानी कि अमेरिका भी शामिल था बेसिकली, तो जब वो ब्रिटेन से आजाद हुआ तो फिर क्या हुआ, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर द पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ द फ्रांस। तो ये जितने भी फ्रांस के फिलोसोफर्स थे, इनके जो आइडियाज थे वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर? अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सारी चीजें हमें देखने को मिलती है कि पावर का किस तरीके से सेपरेशन हुआ है, किस तरीके से लोग पावर बांट दी, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रही है, और तर्क करना जो है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा अगर हम यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखते हैं। अब होता क्या है, ये आइडिया जो थे, फिलोसोफर्स ने आइडिया दिए, अपनी किताबों में लिखा, इन किताबों को जब लोगों ने पढ़ा तो लोगों का नजरिया बदला। ठीक है, तो द आइडियाज ऑफ दिस फिलोसोफर्स वर डिस्कस्ड, ठीक है, इंटेंसिवली इन सैलून्स एंड कॉफी हाउसेज एंड स्प्रेड अमंग द पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। अब देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि जीन जैक रूसो हैं, ठीक है, और ये जितने फिलोसोफर हैं ये घर घर जाके अपने आइडिया को स्प्रेड करेंगे। इन्होंने अपनी किताबें लिखी, किताबों को लोगों ने पढ़ा, और जब लोगों ने पढ़ा तो चर्चाएं हुई। चर्चाएं कहां पे होती, आप लोग देखते हैं जब बाल कटाने जाते होंगे, कटिंग वगैरह पे या कॉफी शॉप पे जाते होंगे, तो आप एक कोई ना कोई आपके आसपास होगा जो बातें करता हो किसी न किसी प्रकार की। मान लो पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर वो बात कर रहा है तो आपको समझ में आएगा। तो उस टाइम पीरियड में जिनकी ये फिलोसोफर्स की जो बातें थी ये ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड होने लगी। कैसे? सैलून्स में इसके बारे में बात होने लगी कि हाँ यार, ये जॉन लॉक ने, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट ने, ये इतनी सारी किताबों के अंदर इतने सारे फिलोसोफर्स ने बातें कही हैं, वो सही है और ऐसा होना चाहिए। राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए, इसको इन्होंने काफी माना उस चीज को, और उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू किया। तो ये आइडियाज कैसे स्प्रेड, तो ये भी याद रखना कि वो सैलून्स में और कॉफी हाउसेस में ये आइडिया स्प्रेड हुए, लोग आपस में बातचीत करके। Now these were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write। अब क्या देखो, हर कोई तो एजुकेटेड था नहीं, हर कोई पढ़ा लिखा था नहीं, जो नहीं पढ़े लिखे थे तो ये लोग क्या ना लाउडली बात करते थे उसके बारे में,
इस बुक में ये जितनी भी ये फिलोसोफर्स की बुक्स थी उनके बारे में जो उनके थॉट्स थे उनको जोर जोर से पढ़ा, लोगों ने आपस में बात करी, तो जो अनपढ़ व्यक्ति थे उन्होंने भी सुना, उनको भी लगा हाँ यार ये बात तो सही है यार। तो इस तरीके से बातें स्प्रेड हुई, फिलोसोफर्स के जो थॉट्स थे वो स्प्रेड हुए, अधिक दूर दूर तक फैले। द न्यूज, ठीक है, द न्यूज दैट लुईस सिक्सटीन प्लान टू इम्पोज फ्यूचर फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट गारंटी एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। तो आप देखो इसी पीरियड में क्या होता है, जब लोगों के पास खबर आती है कि जो लुईस सिक्सटीन है, जो राजा है, बेसिकली वो टैक्स को इंपोज करने वाला है, और जब लोग इस टाइम पीरियड पे ये जो चीजें हैं इसको सीख गए हैं, अच्छे से समझ चुके हैं कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, तो लोग प्रोटेस्ट करना अब शुरू करेंगे। तो यहीं से शुरुआत होती है कि जो ग्रोइंग मिडिल क्लास होती है बेसिकली वो ये प्रिविलेजेस है इसको एंड करने पे उतारू हो चुकी है। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग क्या होता है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास प्रिविलेजेस एंड एंड टू ग्रोइंग मिडिल क्लास इनवेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस में फ्रांस में 3 स्टेट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट, जिसमें थर्ड स्टेट में लोअर स्टेटा के लोग होते हैं और लोअर स्टेटा में से मिडिल क्लास इमर्ज होकर आती है, जिनके पास में पैसा आता है। वो पैसा कहां से आता है? ओवरसीज ट्रेड से, व्यापार करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, पैसा आता है। और इसके अलावा किन के पास में पैसा आता है? तो लॉयर्स हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये काफी सारे नाम उसमें आपको बुक के अंदर दिए गए हैं। स्टूडेंट्स बुक लेके बैठा करो। ठीक है, अब इनके पास जब पैसा आता है तो ये लोग, इनके थॉट्स बदलते हैं, नजरिया बदलता है। कैसे बदलता है? क्योंकि वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जब लोग एजुकेटेड हो जाएंगे तो सीधी बात है फिलोसोफर्स की बुक उन्होंने पढ़ी, और जब बुक पढ़ी तो उनका एक नजरिया चेंज हुआ। तो देखो सीधी बात है, जब आप कोई चीज सीख जाओगे जो गलत है वो गलत है, तो आप सीधी बात है उसका विरोध करना भी सीखोगे। ये विरोध ही प्रोटेस्ट के रूप में सामने आया। और अब जो टेक्स्ट इंपोज होने वाला है उसके खिलाफ क्या चीजें होती हैं नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, फर्दर जो हमारा टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है, अच्छा लगे, तो प्लीज 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 अपने स्टूडेंट्स के साथ में, अगर टीचर देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ में, जानने वालों के साथ में शेयर करें। टिल देन सभी को बाय बाय, गुड नाइट और जय श्री महाकाल।